हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मतदान की प्रक्रिया में मतदान अधिकारी प्रथम के कौन कौन से कार्य होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो मतदान की प्रक्रिया में मतदान अधिकारी प्रथम की जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मतदान अधिकारी प्रथम को मतदाता की पहचान करनी होती है। जब मतदाता अपना मत देने के लिए अपने मतदेय स्थल पर पहुंचता है तो सबसे पहले वह मतदान अधिकारी प्रथम के पास जाता है और मतदान अधिकारी प्रथम को पूरी जांच करनी पड़ती है कि यह वही मतदाता है जिसका मत देने के लिए यह आया है। तो यह जांच मतदान अधिकारी प्रथम कैसे कैसे करता है, इसको हम लोग यहाँ पर लिखी गई बातों की सहायता से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा है, मतदाता की बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में अमृत स्याही को चेक करेगा। मतलब मतदान अधिकारी जो प्रथम होगा वह मतदाता जो होगा उसके बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली को चेक करेगा कि उसमें अमृत स्याही लगी है कि नहीं लगी है। अगर अमृत स्याही पहले से लगी होगी तो उसको तुरंत बाहर करेगा, मतदान की प्रक्रिया में शामिल नहीं करेगा, और अगर स्याही नहीं लगी होगी तब उसको मतदान की प्रक्रिया में शामिल करेगा। यहाँ पर स्याही लगाने का काम तो मतदान अधिकारी द्वितीय का होता है, लेकिन चेक करना मतदान अधिकारी प्रथम का कार्य होता है। आगे अब दूसरा है, मतदाता की पहचान करेगा। कोई दिक्कत होने पर पीठासीन अधिकारी के पास मतदाता को भेजेगा। तो मतलब क्या होता है, जो मतदाता होगा वह अपने साथ बीएलओ द्वारा दी गई पर्ची को लाया होगा, साथ में अपना एक फोटो युक्त पहचान पत्र लाया होगा, जिसकी सहायता से वह उसको मिलाएगा कि यह वही मतदाता है जिसका मत देने के लिए यह आया है। तो इस तरह उसकी पहचान करेगा। अगर उसको कोई दिक्कत लगती है तो वह उसको तुरंत पीठासीन अधिकारी के पास भेज देता है। अब कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है, जैसे देखिए, कुछ मतदाता जो होते हैं वह अंधे होते हैं या शिथिल होते हैं या विकलांग होते हैं, तो वह अपने साथ एक साथी को लाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उस मतदाता को यह मतदान अधिकारी प्रथम पीठासीन अधिकारी के पास भेज देगा, क्योंकि वहां पर जो उसका साथी होगा उससे एक आवश्यक प्रपत्र भरवाया जाता है। दूसरा चीज, अगर मान लीजिए एसडी सूची से कोई मतदाता आता है तो उसको भी वह पीठासीन अधिकारी के पास भेजेगा पहले, क्योंकि इससे भी संबंधित आवश्यक प्रपत्र भरने होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो मतदाता मतदान अधिकारी प्रथम के पास आया हो उसकी उम्र मतदान अधिकारी प्रथम को देखने में 18 साल से कम लग रही हो, तो ऐसे मतदाताओं को भी मतदान अधिकारी प्रथम पीठासीन अधिकारी के पास भेजेगा। अब पीठासीन अधिकारी उसकी जांच करेगा और जांच करने के बाद उससे संबंधित आवश्यक प्रपत्र उसे भरवाएगा, और भरवाने के बाद तब वह उसको मतदान की प्रक्रिया में शामिल करेगा। अब अगर मान लीजिए कोई मतदाता उससे संबंधित आवश्यक प्रपत्र को भरने से इनकार कर देगा तो आप उसको मतदान की प्रक्रिया में शामिल नहीं करेंगे। अब इसके बाद जो मतदान अधिकारी प्रथम होता है उसका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है कि यह निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। तो चिन्हित प्रति कोई अलग से प्रति नहीं होती है निर्वाचक नामावली की, बल्कि जो आपको 3 या 4 प्रतियों में निर्वाचक नामावली की प्रतियां मिली होती हैं उनमें से वह प्रति जो मतदान अधिकारी प्रथम के पास रहती है, जिस पर वह मतदाताओं के नाम के नीचे चिन्ह लगाता है, उसी को हम लोग निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति कहते हैं। तो जब मतदाता की आप इतनी पहचान कर लेते हैं जितनी बात ऊपर बताई गई, तो उसके द्वारा जो दी गई बीएलओ की पर्ची और फोटो युक्त पहचान पत्र होता है उससे आप निर्वाचक नामावली में उसका नाम मिलाते हैं, और जब उसका नाम मिल जाता है तो सबसे पहले तेज आवाज में उसकी क्रमांक संख्या और उसके नाम को पढ़ते हैं। पहले आप चिन्ह को नहीं लगाएंगे, केवल आप उसकी क्रमांक संख्या और नाम को आप पढ़ेंगे। तो जो क्रमांक संख्या रहती है उसको मतदान अधिकारी द्वितीय अपने मतदाता रजिस्टर पर और मतदाता पर्ची पर लिखेगा, और उसका जब नाम आप पुकारेंगे तो उसको जो मतदान अभिकर्ता आपके पास होंगे वह सुनेंगे। अगर वह कोई आपत्ति नहीं करते हैं तब आप निर्वाचक नामावली की प्रति पर उसके नाम के नीचे चिन्ह लगाते हैं। अगर कोई आपत्ति आती है तो उससे संबंधित आवश्यक कार्रवाई के लिए पीठासीन अधिकारी के पास आप भेज देते हैं। तो चिन्ह लगाने का जो तरीका होता है इसको अभी हम आपको बताएंगे कि कैसे चिन्ह लगाया जाता है आगे। और दूसरा जो कार्य होता है कि महिला तथा पुरुष मतदाताओं की संख्या प्रत्येक 2 घंटे बाद बताएगा, यानी प्रत्येक 2-2 घंटे पर यह पीठासीन अधिकारी को रिपोर्ट देनी होती है कि कितना कुल मत पड़ा और कितने महिलाओं ने मत डाला और कितने पुरुषों ने मत डाला। तो यह जो रिपोर्ट होती है वह मतदान अधिकारी प्रथम बताता है। अब यह रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। आगे इसमें 5वां कार्य होता है, बीएलओ से प्राप्त मतदाता पर्ची को नष्ट करके लिफाफे में रखेगा। यानी बीएलओ द्वारा जो प्राप्त पर्ची होगी उसको वह फाड़ेगा और फाड़कर उसको लिफाफे में रख देगा। तो यह जो मतदाता पर्ची होती है बीएलओ वाली, यह कहीं पर जमा नहीं करनी होती है। इसको लिफाफे में इसलिए रखा जाता है क्योंकि बहुत सारी पर्चियां होती हैं और अगर फाड़ कर आप बाहर फेंकते जाएंगे तो वहां पर बहुत सारा कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा हो जाएगा। इसे बचाने के लिए इसको एक रद्दी लिफाफे में डालते जाएंगे तो वह एक जगह से पड़ा रहेगा, इधर उधर बिखरेगा नहीं। तो यह बीएलओ की पर्ची को कहीं जमा नहीं करना होता, इसको आप फाड़ के सीधे लिफाफे में रखते जाएंगे, जिससे वहां साफ सुथरा बना रहेगा। कुछ सावधानियां और मतदान अधिकारी प्रथम को बरतनी पड़ती है।
जैसे मान लीजिए अगर कोई मतदाता केवल बीएलओ द्वारा जो मतदाता पर्ची दी गई है उसको लेके आता है और अपने साथ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित जो फोटो युक्त पहचान पत्र हैं उसमें से कोई नहीं लेके आता है तो आप उसको मतदान नहीं देने देंगे। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कोई मतदाता आपके मतदेय स्थल पर ऐसा आए जिसका नाम निर्वाचक नामावली में नहीं रहेगा तो उसको भी आप किसी भी परिस्थिति में मत देने नहीं देंगे। मतलब अगर निर्वाचक नामावली में नाम नहीं है, वह अपना पूरा साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है कि मैं इसी गांव का निवासी हूं और मेरा भी नाम इस मतदेय स्थल में रहना चाहिए, लेकिन निर्वाचक नामावली में अगर किसी कारणवश नहीं नाम है तो आप उसको किसी भी परिस्थिति में वहां पर मत देने नहीं देंगे। और अगर केवल बीएलओ द्वारा जो दी गई मतदाता पर्ची है उसको लेके आएगा तब भी आप उसको मत देने नहीं देंगे जब तक वह अपना फोटो युक्त पहचान पत्र एक नहीं प्रस्तुत कर देगा। तो जो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित फोटो युक्त पहचान पत्र है उसमें से एक फोटो युक्त पहचान पत्र उस मतदाता को लाना अनिवार्य होता है। अब जैसे जो निर्वाचक नामावली होती है वह कुछ ऐसे ही रहती है, यहाँ पर जो संख्या है उसको मैंने यहाँ पर पहले से मिटा दिया है। तो इसमें देखिए करना क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो मतदाता आता है अगर वह पुरुष मतदाता रहता है, जैसे यहाँ पर यह पुरुष मतदाता है तो इसका जो नाम होता है इसके नाम के नीचे अंडरलाइन करना होता है। जैसे इसका नाम परमांत है तो इसके नाम के नीचे ऐसे अंडरलाइन करेंगे। और आप यह भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो नाम लिखा रहता है इसमें हो सकता है कुछ अशुद्धि हो तो उस अशुद्धियों को इग्नोर कर दिया जाता है। मतलब जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड लेके आ रहा है तो उसमें शुद्ध नाम होता है, लेकिन इस लिस्ट में हो सकता है नाम में मात्रा वगैरह में कोई विसंगति रहती है तो आप उसको इग्नोर कर देते हैं। फोटो को आप यहाँ पर मिला लेंगे, फोटो उसका यहाँ पर लगा रहेगा। अब पुरुष मतदाता रहेगा तो उसके नाम के नीचे अंडरलाइन करेंगे, लेकिन अगर जैसे यहाँ महिला मतदाता है तो इसके नाम के नीचे यहाँ अंडरलाइन किया जाता है और साथ में यह जो आयताकार खाना होता है जिसमें उसका क्रमांक लिखा होता है इस पर सही का टिक लगाया जाता है। तो इस तरह से यह चिन्हित प्रति बन जाती है, यानी पुरुष के नाम के नीचे केवल अंडरलाइन और अगर महिला मतदाता है तो उसके नाम के नीचे अंडरलाइन और साथ में उसके ऊपर जो क्रम संख्या वाला ये आयताकार खाना है यहाँ पर सही का निशान लगाया जाता है। जैसे यह पुरुष मतदाता है तो आप इसके नाम के नीचे केवल अंडरलाइन करेंगे। आगे यह भी पुरुष मतदाता है तो इसके नाम के नीचे केवल अंडरलाइन, या महिला मतदाता है तो इसके नाम के नीचे अंडरलाइन और यह जो आयताकार खाना है इसमें सही का निशान लगा देंगे। तो ऐसे करके यह जो मतदाता सूची होती है इसमें मार्किंग की जाती है, मतलब निशान लगाया जाता है। जब यह पूरा निशान लगाते हैं मतदान अधिकारी प्रथम तो यह चिन्हित प्रति बन जाती है। आगे जो महिलाओं और पुरुषों की संख्या बतानी होती है हर 2-2 घंटे पर, तो आप पहले से ही एक सादे पेपर पर ऐसे कुछ संख्या आप बना लें 2 भाग में बांट के। जैसे मैंने इधर बनाया पुरुष मतदाता, अब पुरुष मतदाता कुल आपके मतदेय स्थल पर कितने हैं उसकी संख्या आप यहाँ पहले लिख लीजिए। इसको आपको गिनना नहीं होता है, आपको जो निर्वाचक नामावली मिलती है उसके लास्ट पेज पर कुल पुरुष मतदाता, महिला मतदाता और अगर अन्य कोई रहता है यानी थर्ड जेंडर तो उसका भी लिखा रहता है और कुल टोटल करके लिखा रहता है। तो आप वहां से संख्या नोट कर लीजिएगा। महिला मतदाता का इधर नोट कर लीजिए कुल संख्या कितनी है, अगर अन्य कोई है तो उसको अलग से कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि अन्य जो संख्या रहती है वो बहुत ज़्यादा 2, 4 या 5 रहती है तो उसको आप अलग से कहीं नोट कर लेंगे और उसमें से कोई मतदाता आएगा तो उसकी संख्या को आप याद करिएगा। तो इस तरह से आप कुछ संख्याएं यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 1 से शुरू किया तो ऐसे करके इसको 100 तक यहाँ और 100 तक फिर इसमें लिखा और फिर 101 से फिर कंटिन्यू करके 200 तक इसमें लिखा, वैसे यहाँ पर भी लिखा, फिर आगे यहाँ पर 300 फिर 300, ऐसे करके इतनी संख्या लगभग आप लिख लीजिए। तो इससे फायदा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पुरुष मतदाता आया आपके यहाँ मत देने के लिए तो आप पुरुष वाले में से एक काट दीजिए, अगर महिला एक आई तो महिला को काट दीजिए। तो ऐसे आप काटते जाएंगे तो किसी भी समय आपसे पूछा जाए कि मतलब अब तक कितने पुरुष मतदाता मत दे चुके हैं तो आप तुरंत ही बता देंगे अगली संख्या कि 6 मतदाता हमारे यहाँ जो पुरुष हैं वो मत दे चुके हैं। तो उसी तरह इसको भी काटते जाएंगे तो आप तुरंत बता लेंगे कि मतलब हमारे यहाँ जो है अब तक 7 जो महिला मतदाता है वो मत दे चुकी हैं। तो इससे ये फायदा होता है। तो ऐसे एक अपना सादे पेपर पर आप बना लेंगे तो ये आपको बहुत सुविधा देगा। अब इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है कि हर 2-2 घंटे पर पीठासीन अधिकारी को यह बताना होता है कि इस 2 घंटे के दौरान कितना पुरुषों ने मतदान किया, कितना महिलाओं ने मतदान किया और कितना अन्य लोगों ने मतदान किया और कुल कितना मत अब तक हुआ, और उसके बाद इसका प्रतिशत बताना होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर 2 टेबल बनाएंगे। जैसे एक टेबल मैंने बनाया है मध्य स्तर पर कुल मतदाताओं की संख्या, तो इसमें आप पुरुष की मतदाता की संख्या, फिर महिला की और फिर अन्य जो रहेगा उसकी और फिर कुल मतदाता की संख्या लिखेंगे। दूसरी टेबल है उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया, मतलब ऐसे मतदाता जिन्होंने मतदान किया। तो यहाँ पर इसके लिए क्या होता है कि 2-2 घंटे पर पूछा जाता है। जैसे 7 बजे से 9 बजे तक का डाटा देना होता है, 9 बजे से 11 बजे तक का, फिर 11 बजे से 1 बजे तक का और 1 बजे से 3 बजे तक का और फिर 3 बजे से 5 बजे तक का और फिर 5 बजे से 6 बजे तक का डाटा देना होता है। तो यहाँ पर आगे है पुरुष, महिला, अन्य
कुल योग और प्रतिशत। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे 7 बजे से 9 बजे तक कितना पुरुष मतदाताओं ने मत डाला उसको आप यहाँ से लिखकर, जैसे आप काट रहे होंगे तो आपका जो कटा होगा उसको यहाँ पर लिखिएगा और उसी तरह महिला वाले में जो कटा होगा उसको आप लिखिएगा। तो ऐसे करके आप 2 घंटे बाद यहाँ पुरुष की संख्या जो रहेगी, जैसे मान लीजिए पुरुष की संख्या यहाँ पर जो आ रही है 30 है उसको आप लिखेंगे, महिला की मान लीजिए 32 आई तो इसको 32 लिख देंगे, अन्य मान लीजिए 0 है तो इसको 0 लिख देंगे और यहाँ पर इन दोनों यानी तीनों को जोड़कर जो भी आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब यह कुल योग आपका हो जाएगा कि इस 2 घंटे के दौरान कुल इतना मत डाला गया। अब इसको आप एक काम और करेंगे कि जो कंट्रोल यूनिट रहेगी उसमें जो टोटल बटन रहती है उसको भी 2 घंटे के बाद दबाकर आप इसको चेक करेंगे कि जो आपका यहाँ पर डाटा आ रहा है क्या हुआ, उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा करना जरूरी है। तो टोटल बटन दबाकर 2-2 घंटे पर आप चेक करते रहेंगे। अब इसका प्रतिशत निकालना होता है, तो प्रतिशत के लिए यह जो कुल योग यहाँ पर आया रहेगा उसमें 1140 यानी कुल मतदाताओं की संख्या जो रहेगी उससे भाग देंगे और भाग देकर 100 से उसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर प्रतिशत आपका निकल आएगा। अब आगे जैसे 9 बजे से 11 बजे तक के लिए जब पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए पहले जब आप 7 बजे से 9 बजे तक लगाए थे तब 30 पुरुष मतदान कर चुके हैं। अब मान लीजिए आपका यहाँ पर पहुँच गया 70 तक, तो मतलब 11 बजे तक अगर 70 पुरुष ने मतदान कर लिया तो आप यहाँ जो संख्या लिखते हैं उसमें आप 70 - 30 करके लिखेंगे, मतलब इसमें केवल आएगा 40। ऐसा नहीं है कि जितना आप काटे हो उसको पूरा लिख देंगे। यहाँ पर चूंकि पहले 30 आप लिख चुके हैं और अब तक यानी 11 बजे तक केवल 70 पुरुषों ने मतदान किया है, तो आप पहले जो रहेगा उसमें से इसको घटा के लिखते हैं। उसी तरह महिलाओं का भी आप लिखेंगे, जो पहले इसमें रहेगा और जो 11 बजे तक आप काटे रहेंगे संख्या महिलाओं की उसमें से इसको माइनस करके जो आएगा वही यहाँ पर लिखेंगे और वैसे इसका भी लिखेंगे। अब इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो इसका कुल योग आ जाएगा, मतलब 9 बजे से 11 बजे तक जो मतदान हुआ होगा उसका कुल महिलाओं और पुरुषों का और अन्य की संख्या को जोड़कर यहाँ पर टोटल आ जाएगा। यहाँ पर जब आप प्रतिशत निकालें, अब इस समय 9 बजे से 11 बजे वाले में, तो प्रतिशत वाले में यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रतिशत अब तक का टोटल का निकाला जाता है। ऐसा नहीं प्रतिशत 2-2 घंटे का निकलता है, प्रतिशत टोटल का निकलता है। तो टोटल का निकालने के लिए यहाँ जो इस कॉलम में ये संख्या रहेगी और ये संख्या इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा और इन संख्याओं को आपस में जोड़कर उसमें आप 1140 यानी कुल मतदाताओं की संख्या से भाग देंगे और भाग देकर जब 100 से गुणा करेंगे तब यह प्रतिशत आपका सही से आ जाएगा। उसी तरह जब 11 बजे से 1 बजे तक के लिए निकालेंगे तो अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे आ गया 200, तो अब 200 आ गया, तो यहाँ पर जब पुरुषों की संख्या लिखेंगे तो अब 200 में से 70 को घटा के यहाँ पर लिखेंगे, मतलब आप 130 यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जितना काटते जाएं सब उसमें भरते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर 130, वैसे महिला की भी संख्या लिखेंगे वैसे अन्य की भी, और फिर आप इन तीनों को आपस में जोड़कर यहाँ लिख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 11 बजे से 1 बजे तक कुल कितना मतदान हुआ, मतलब कुल 2 घंटे में कितना मत पड़ा। अब यहाँ पर भी जब प्रतिशत निकालेंगे आप, तो प्रतिशत निकालने के लिए इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे जो भी संख्या रहेगी, और इन तीनों संख्याओं को जोड़कर उसमें 1140 से भाग देंगे, तो जो प्रतिशत आएगा उसको यहाँ पर लिखा जाएगा। कहने का मतलब जब प्रतिशत आप निकालेंगे तो यहाँ पर कुल जितना मत पड़ा रहता है उसमें प्रतिशत निकाला जाता है। निकालेंगे आप 2 ही घंटे का, लेकिन कुल जितना मत रहेगा उसमें प्रतिशत निकालते हैं कि पहले 2 घंटे में कितना प्रतिशत रहा, फिर कितना हुआ, ऐसे करके ये बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ऐसे करके जब लास्ट में आप 6 बजे निकालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे बूथ पर कुल कितना प्रतिशत मत पड़ा, यानी 60% पड़ा, 65% पड़ा या 55%, जितना पड़ा आपको वो संख्या यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर जो लास्ट वाला कॉलम है इसको अगर आप जोड़ देंगे तो जो पुरुष जितने मतदाता होंगे इनको आप जोड़ेंगे तो ये कुल पुरुषों की संख्या आ जाएगी जितना मतदान किए होंगे, फिर महिलाओं की आ जाएगी, फिर अन्य की आ जाएगी, और यह जो कुल योग होगा इसको आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुल योग आ जाएगा। तो जो प्रतिशत होगा तो जो यहाँ पर रहेगा उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। एक बार उसको रीचेक करने के लिए आप क्या करेंगे, जो ये कुल योग करने के बाद यहाँ पर टोटल संख्या आई होगी उसमें आप यह जो कुल मतदाता की संख्या रहेगी उसको भाग देकर उसमें 100 से गुणा करके चेक कर लीजिएगा कि यह जो संख्या आ रही है फिर वही आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर ऐसा आएगा तो मतलब आपका पूरा डाटा यह सही है। तो इस तरह से आप 2-2 घंटे पर जो पुरुष, महिला और अन्य मतदाताओं की संख्या देनी होती है और उसका प्रतिशत देना होता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से दे सकते हैं। यह काम वास्तव में पीठासीन अधिकारी का होता है, लेकिन अगर मतदान अधिकारी इसको प्रथम करना चाहे तो कर सकता है। अब दूसरी चीज देखिए क्या होता है कि जैसे जब यहाँ पर कुल मतदाता की संख्या आप यहाँ 2-2 घंटे पर चेक करें तो एक बार जो CU यानी कंट्रोल यूनिट रहती है उसका जो टोटल बटन रहता है उसको दबा के आप जरूर चेक कर लें कि यह जो संख्या आ रही है वह हमारी CU की संख्या से बराबर आ रही है, और जो मतदान अधिकारी द्वितीय के पास मतदाता रजिस्टर है उसमें जो एंट्री की गई है जिस क्रम संख्या पर, तो जो मतदाता की कुल संख्या आ रही है वो वास्तव में सही है कि नहीं है। इसको आप समय समय पर 2-2 घंटे पर जरूर चेक करते रहें कि कंट्रोल यूनिट में जो टोटल बटन दबाने पर कुल मतदाताओं की संख्या आ रही है और मतदाता रजिस्टर में जो कुल संख्या आ रही है और जो आप ये रिकॉर्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसमें भी वह संख्या 2-2 घंटे की बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इसमें कोई विसंगति होगी तो मतलब आपने कहीं पर गलती किया है, उस विसंगति को आप दूर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमें उम्मीद है यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।